हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग भारत के भूगोल से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या से संबंधित रहेगा। देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? बताइएगा दोस्तों। 2011 में जब जनगणना हुआ था तो बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन ए 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 980 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कि 1050 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कि 1320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताइएगा दोस्तों, इनमें का राइट आंसर कौन सा होगा? बात करते हैं दोस्तों बिहार की जनसंख्या घनत्व की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए 1106 हो जाएगा। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, ये क्या है दोस्तों? ये देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहीं सबसे न्यूनतम की बात करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? एपी से दर्शा देते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? तो 17 किलोमीटर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अधिक बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वही बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग भारत की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार कितना जनसंख्या घनत्व है? तो कितना है दोस्तों? तो 382 है। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2001 की बात करें, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 2001 में जब जनगणना हुआ था तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी था? 2001 में कितना था? 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा हम लोग का। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? बताइएगा दोस्तों, किस बंदरगाह को हम लोग सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? बताइएगा। एसएससी सीजीएल 2024 में टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट रखेंगे। ऑप्शन ए न्यू मैंगलोर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा हल्दिया और ऑप्शन डी हो जाएगा मरमू गोवा। बताइए दोस्तों, किसे हम लोग सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मुंबई के दक्षिण में सहायक बंदरगाह के रूप में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में निर्मित किया गया है। ठीक है, इसे जो है आधुनिक सुविधाओं के युक्त वाला पत्तन है। यह सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में हवाई परिवहन की बात करें तो कब शुरू किया गया था? बताइएगा। ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1932 में और ऑप्शन सी हो जाएगा 1954 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। बताइएगा, भारत में हवाई परिवहन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1911 ईस्वी में शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 1911 में। बात कर लेते हैं, भारत में वायु परिवहन सेवा कब शुरू किया गया था दोस्तों? ठीक है, वायु परिवहन कर ले या हवाई परिवहन कर ले तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1100 ईस्वी में शुरू किया गया था। कहाँ से कहाँ किया गया था? इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद से नैनी तक। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी तक शुरू किया गया था। ठीक है, लगभग कितने किलोमीटर का था ये दोस्तों? ये लगभग 10 किलोमीटर तक का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न रहेगा हम लोग का। प्रश्न संख्या दोस्तों, अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? एसएससी सीपीओ 2023 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ये बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ता है? मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को, शिमला और नैनीताल को जोड़ता है? मनाली और नैनीताल को जोड़ता है कि शिमला और मसूरी को जोड़ता है? दोस्तों बताइएगा, अटल सुरंग किन दो देशों को जोड़ता है? माफी चाहेंगे, किन दो स्थानों को जोड़ता है? ठीक है,
अटल सुरंग की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसे जोड़ता है, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। बात करते हैं अटल सुरंग की दोस्तों, ये कितने किलोमीटर लंबा है दोस्तों, 9.2 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही बिहार टीचर भर्ती 3.2 में प्रश्न पूछा गया था कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हम लोग का, आगे देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। एसएससी एमटीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए भुवनेश्वर में स्थित है, ऑप्शन बी कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन सी चेन्नई में है कि ऑप्शन डी नई मुंबई में है। तो बात करते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की, ये कहाँ स्थित है आपका, नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर इसका पढ़ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंटेनर बंदरगाह है, कंटेनर बंदरगाह। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, प्रश्न पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो आपका कहाँ स्थित है, तो नवी मुंबई में स्थित है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनता है। एसएससी CHSL 10+2 और TRE1 CBE में प्रश्न पूछा गया था 2018 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। बताइए दोस्तों, इडुक्की जल परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं दोस्तों इडुक्की की, इडुक्की की बात करें तो आपका किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस नदी पर स्थित है दोस्तों, इडुक्की परियोजना की बात करें, ये जो है पेरियार नदी पर स्थित है। ठीक है, पेरियार नदी पर स्थित है, और पेरियार नदी कहाँ स्थित है, तो केरल में बहती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पेरियार की बात करें तो ये केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये केरल राज्य की दूसरी सेकेंड बड़ी नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पेरियार नदी है, और पेरियार नदी पर ही इडुक्की जल परियोजना स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गौरव स्टडी अड्डा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। अगला देख लेते हैं, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय है। बताइए दोस्तों, कृष्णा नदी पर स्थित है कौन से बांध, अलमाटी बांध। ठीक है, और ये किन दो राज्यों के विवाद पर विषय है। बताइए दोस्तों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए दोस्तों, बात करते हैं कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो अलमाटी बांध स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और अलमाटी बांध की बात करें तो ये जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पर दोनों राज्यों में विवाद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में विवाद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको जो है किस अलमाटी बांध की बात करें दोस्तों, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम है दोस्तों, उसको हम लोग लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे भी जो लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है अलमाटी बांध को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है, इस बांध की शुरुआत जो है 2 जुलाई 2005 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। यूपी PCS प्री 2006 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। बताइएगा दोस्तों, असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, महाराष्ट्र में होता है कि केरल में होता है। तो बात करते हैं भारत की मानसून की, तो सबसे पहले आगमन किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। केरल में कब होता है, तो केरल में जो है 1 जून को होता है। ठीक है, 1 जून में
प्रवेश करता है, ठीक है, केरल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये मुंबई में कब तक पहुंचता है, तो मुंबई में जो है, मुंबई में प्रश्न पूछ दे, मुंबई को कब जो है, मुंबई में कब मानसून पहुंचता है, तो 10 जून को मानसून पहुंचता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों, जो काली मिट्टी होती है वो कपास उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। बात कर रहा है काली मिट्टी की, इसे हम लोग किस नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भूर और ऑप्शन डी रेंगुन। बात करते हैं काली मिट्टी के दोस्तों, तो काली मिट्टी का एक और नाम क्या है, तो रेंगुन मिट्टी नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कपास की खेती की जाती है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हम लोग का। अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न है, कौन सा पठार बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि वे काली मृदा से समृद्ध होता है जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। बताइएगा दोस्तों, कटंगा का पठार, इथोपिया का पठार, दक्कन का लावा का पठार कि अफ्रीकी पठार। तो बात करते हैं दोस्तों, किस पठार की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। दक्कन के पठार की बात करें तो वो जो है बहुत ही उपजाऊ पठार है, वे काली मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियाँ नदियों द्वारा निर्मित है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियाँ नदियों द्वारा निर्मित है। देखिए 36वां बीपीएससी प्री 2017 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देख लेते हैं, देखते हैं जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए तलछट से निक्षेपण से हुआ है, ठीक है, जो नदियों से मिट्टी आती है दोस्तों और किनारे किनारे पर लग जाती हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग होते हैं, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। खादर देख लेते हैं, खादर किसे कहते हैं, तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नई मिट्टी जो नदी लाती है उसको हम लोग खादर बोलते हैं, जो प्रतिवर्ष बाढ़ के आने से, ठीक है, इस मृदा का निर्माण होता है। जो बाढ़ आता है, अभी तो कहें दोस्तों, जब पानी आता है दोस्तों तो जो किनारे पर मिट्टी जम जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक तो खादर होता है जो चिकनी होती है और छोटे छोटे होती हैं, ठीक है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, नदियों के बाढ़ के द्वारा लाया गया रहता है, ठीक है। और बांगर मिट्टी की बात करते हैं तो ये बहुत ही पुरानी मिट्टी होती हैं, ये जो है सतलज एवं गंगा मैदानी भाग के ऊपरी भाग तथा नदियों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, जो समांतर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी मिट्टी, बांगर मिट्टी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आज सेशन यहीं तक रखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।